मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? आई होप यू पीपल आर एबल टू हियर मी। यस, वंडरफुल। सो हम आई वेलकम यू ऑल। ये जो जीएस पेपर 2 का आईआर का मॉड्यूल है, ओके, उसमें आई वेलकम यू ऑल। तो ये जीएस 2 आईआर जो है ये जनरली कितने नंबर का आता है? ये आपका जनरली 20 + 30 नंबर का आता है, मतलब टोटल 50 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स जो है आपका, वो 10-10 क्वेश्चन होते हैं, सब सॉरी 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं। और 30 नंबर में 15 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है टोटल 50 मार्क्स फेस करना है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग एरिया। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप अच्छा लिख पाएंगे, अगर आप अच्छे अच्छे से इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस एरिया। 50 मार्क्स इज अ वेरी बिग डील। ओके, 50 नंबर जो होता है वो बहुत बड़ा एक एक नंबर होता है, जो कि 250 में से, ओके, 250 में से आपको सर्टेनिटी दे सकता है। ऑलराइट, तो आईआर जो है हम उसको करेंगे। थोड़ा सा आपको हेल्प यहाँ पर, अगर पीएसआईआर ऑप्शनल है आपका, तो वहां पर भी इस मॉड्यूल के थ्रू आपको मिल सकता है। अदरवाइज जनरल स्टडीज आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, सो इसको एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस आता है। तो इसमें जो है आपका इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो नेबरहुड में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? एनी आइडिया? इंडिया के नेबरहुड में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? बांग्लादेश। एनीथिंग एल्स? वेरी गुड, पाकिस्तान। और क्या आ जाता है? चाइना, अफगानिस्तान, क्या नहीं से ईरान ऑल्सो, श्रीलंका। क्या मैं ईरान कह सकता हूँ? म्यांमार। ईरान भी मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, बिकॉज इट हैज वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस। ईरान जो है बहुत वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस है इंडिया के इमीडिएट नेबरहुड सिक्योरिटी पे। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका ईरान हो गया, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। आप भूल रहे हैं कुछ? यस, गौरी इज करेक्ट। मालदीव्स। ओके, एंड डू यू थिंक दैट दिस इज आवर नेबरहुड? थोड़ा सोच को बढ़ाइए। आप नेबरहुड बोल रहे हैं, थोड़ा सोच को मैं कहता हूँ आप अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए, तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? इंडोनेशिया थोड़ा दूर हो जाएगा, इंडोनेशिया नहीं, थोड़ा दूर हो जाएगा। रशिया भी दूर हो जाएगा। सेंट्रल एशिया भी मैं कहूंगा कि दूर हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाइए। मालदीव्स के नीचे क्या है? क्या वो हमारा नेबरहुड हो सकता है? मॉरिशस। मॉरिशस बिल्कुल हो सकता है हमारा। क्या मैं कह सकता हूँ सेशल्स? ठीक है, सो ये हमारा मैरिटाइम नेबर है। ये हमारा क्या है? मैरिटाइम। ओके, एक तो हो गया लैंड बाउंड्री जिसके साथ हम लोग शेयर करते हैं, एक हो गया जिसके साथ हम लैंड बाउंड्री, इमीडिएट लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, हमारे इमीडिएट विसिनिटी में नहीं है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नेबरहुड के सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सेशल्स और मॉरिशस को भी हम ले आएंगे। ये कहाँ आ जाता है? दिस कम्स अंडर समथिंग नोन एज आईओआर। व्हाट इज आईओआर? इट इज द इंडियन ओशन रीजन। ऑल राइट, इंडियन ओशन रीजन है ये। बाकी सेंट्रल एशिया जो है, आ, वो उसके साथ हमारा एंगेजमेंट है एससीओ के थ्रू। बाकी आप अगर साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे तो वहां पर हमारा, आपको एक आपने सुना होगा, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना? पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था जो 90s में आया था आपका, एंड देन उसको अपग्रेड करके अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया। ठीक है, अब एक्ट ईस्ट है। यस, सो ये हमारा नेबर नहीं है, इट्स नॉट अ नेबरहुड एज सच, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, ये है मैं मानता हूँ। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, बाईलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अब यहां पर आप देखिएगा क्या बोल रहा है, बाईलैटरल। मतलब अब यहां पर देखिए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में
हमारा भूटान के साथ, नेपाल के साथ, मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ जितना भी रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है वो आप कवर कर लिए, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ बायलैटरल में आते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्या क्या ना, इससे इंडिया यूएई रिलेशंस, मतलब दो कंट्री जब एक साथ आते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं कि ये बायलैटरल है। क्या बोलेंगे इसको? हम ये कहेंगे कि ये जो है आपका बाई लैटरल है। बाई मतलब क्या होता है? दो। और लैटरल मतलब क्या होता है? दो के बीच में रिलेशनशिप। सो बाई लैटरल, ओके। इंडिया और यूएई रिलेशंस, तो इंडिया और यूएई रिलेशंस में क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अब जैसे मान लिया कि कनाडा में अभी निज्जर के बारे में आपने सुना है, देयर इज दिस गाय कॉल्ड निज्जर हु वाज किल्ड बाई हिज गैंग मेंबर्स, मतलब अपने जो इंटर गैंग राइवलरी के चलते उसकी डेथ हो गई थी। अब जो कैनेडियंस हैं उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। तो यूपीएससी क्या कर सकता है? यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि निज्जर के किलिंग से क्या हो गया या ऐसे इसके किलिंग से क्या हो गया, खालिस्तान का क्या इशू है, ये सब नहीं पूछेगा। इट विल बी वेरी सटल। दे विल आस्क यू व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप। और वहां पर आपको निज्जर, ऐसा नहीं करना होगा कि निज्जर के किलिंग पे पूरा आंसर बना दें। वहां पर और भी है, ह्यूमन एस्पेक्ट भी है, स्टूडेंट एस्पेक्ट भी है। इंडिया से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं ना कनाडा। एक माइग्रेशन का एस्पेक्ट है, वर्क वीजा पे बहुत लोग जाते हैं, है ना। कल्चरल टाइज है, इकोनॉमिक टाइज है। देर आर लॉट ऑफ पीआईओज। वहां पर जो है बहुत सारे पीआईओज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु आर होल्डिंग ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो उसमें एक भी एक बड़ा इशू है। ऑलराइट। तो ये जो चीज है, ओके, ये जो चीज है आपको समझना होगा दैट, ठीक है, दे विल नॉट, ओके, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, ओके। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट निज्जर स्किलिंग। इमीडिएट करंट अफेयर से नहीं पूछेंगे, उसको घुमा फिरा के पूछेंगे, जनरल ब्रॉड क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके, ठीक है। राइट, तो ये चीज आपको समझना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्राजील के साथ कुछ इशू आ गया या ब्राजील के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आ गया, तो अब आपसे ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द चैलेंजेस, ओके, इन द इंडो ब्राजीलियन रिलेशनशिप। कभी ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन यूपीएससी अपना होराइजन लैटिन अमेरिका की तरफ डाल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? अब बायलैटरल है तो आपको देखना है कि पिछले 6 to 8 मंथ्स में कहाँ कहाँ मोदी जी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट साहब गए हैं, ओके। अब जैसे कोई बड़ी कंट्री में गए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दे हैव गॉन टू ग्रीस। अब ग्रीस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिया ग्रीस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज ग्रीस के साथ हमारा रिलेशनशिप है, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए हैं, तो उसके पीछे में क्या एक एंगल हो सकता है इंडो ग्रीक रिलेशंस का। और यूपीएससी क्यों क्वेश्चन पूछ सकती है बायलैटरल वाले में? एम्प्लॉयमेंट इज वन थिंग, ठीक है, ईयू का एक, हाँ, ईयू का एक है, बट दैट्स नॉट द केस, ओके, दैट्स नॉट द केस। एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, ठीक है, बट कैन आई से दैट टर्किश डिटरेंट की तरह भी काम करेगा ये टर्किश डिटरेंट की तरह काम करेगा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई इंडो इंडो ग्रीक रिलेशन मैटर्स, बिकॉज टर्की इज सपोर्टिंग व्हाट, टर्की इज सपोर्टिंग पाकिस्तान मिस एडवेंचर्स। उनको बायरक्तार ड्रोन दे रहा है ना, ड्रोन दे रहा है उनको, अलायंस में लेके आया है अजरबैजान के साथ, है ना। एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता है, कश्मीर के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, इंडियन जो इंडियन कंट्रोल है कश्मीर का उसको हटाना चाह रहा है ना। तो ये टर्किश डेटरेंट जो है, इसीलिए इंडो ग्रीक रिलेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ यू विल से कि यार मैं 3 महीने में, अभी जो मेंस का समय आ रहा है उसमें क्या मैं एक एक्सपर्ट बन जाऊं क्या हर कंट्री के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आपको सिर्फ और सिर्फ 250 वर्ड्स, इंपॉर्टेंट कंट्री और विजिट्स पे जब बायलैटरल की बात आती है, 250 वर्ड का आपको नोट्स होना चाहिए, जिसमें एक इंट्रोडक्शन, दैट हाउ इज इंडो कनाडा रिलेशनशिप, हाउ इज इंडो सऊदी रिलेशनशिप, हाउ इज इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशनशिप, है ना। तो उसका इंट्रो बना लो, बॉडी बना लो,
और कंक्लूजन बना लो और रख लो अपने पास। हार्डली टेक 15 मिनट्स। और एक बार समझ गए कि कैसे बनाना है, विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू, देयर इज अ रीजन दैट यू गाइज हैव enrolled yourself in this thing, in this module, so that आपका burden कम हो जाए, है ना। तो बायलैटरल जितने भी ग्रुपिंग्स हैं, बायलैटरल जितने भी हमारा ग्रुपिंग्स के साथ एंगेजमेंट है, या बायलैटरल जितने भी कंट्रीज के साथ हमारा एंगेजमेंट है, दैट विल बी कवर्ड। ओके, अब हम बात करते हैं रीजनल का, तो इसमें क्या आ जाता है, इंडो आशियान रिलेशन, इंडो एससीओ रिलेशंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडो, और क्या है, कोई बता सकता है, इंडो, कैन आई से नेटो रिलेशंस, क्या ये सारी चीजें आ सकती है इसके अंदर? बिल्कुल आ सकती है। अब इंडो आशियान के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है? चाइना का प्रॉब्लम है ना, चाइना इज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव। चाइना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आशियान के साथ कि चाइना और आशियान के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा है, और दे हैव अ वेरी बूमिंग रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वेरी ऑफ द चाइनीज थिएट्रिक्स इन द साउथ चाइना सी। जो चाइना का थिएट्रिक्स है साउथ चाइना सी में, उसके अगेंस्ट ये बहुत वेरी है। सो डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, और इंडिया वहां कहाँ फिट बैठता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक इंडिया फिगर आउट नहीं कर पाया है, ठीक है, आसियान के साथ वो कहां पर फिट बैठता है। इंडो एससीओ, तो अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब यहां पर इंडिया का क्या रोल है? तो कोई बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट से कि एससीओ में सबसे बड़ा हमारा इंडिया का विन क्या है, वाई एससीओ मैटर्स सो मच। सबसे एक, क्या एक रीजन हो सकता है कि एससीओ में जाना इंडिया के लिए एक विन सिचुएशन? कोई बता सकता है अपने से? सोचो सोचो, कुछ भी लिख दो, जस्ट गिव मी समथिंग, ओके, राइट एनीथिंग दैट इज कमिंग, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, और इट मे और मे नॉट बी एप्ट, बट आप लिखते रहो, ताकि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो, और ताकि आप चाइना काउंटर बैलेंसिंग कह सकते हो, लेकिन क्या एससीओ में चाइना, शांघाई नाम ही है इसका, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर हो सकता है एक पॉइंट आपका सही है, चाइना का काउंटर बैलेंस करना, बट दैट इज नॉट बिकॉज इंडिया हैज कम इन, दैट इज अ डिफरेंट एरिया। in touch with Chinese diplomacy. Very good, yeah. Shrikar, yeah, right. Shrikar has given the correct answer. That is Central Asia के साथ. It has provided us a platform. हम सारे सेंट्रल एशिया के एशियन कंट्रीज के साथ, बारिंग तुर्कमेनिस्तान, बिकॉज तुर्कमेनिस्तान बिलीव्स इन पॉजिटिव न्यूट्रलिटी, समथिंग नोन एज पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। ओके, तो श्रीकर एक्सीलेंट, यू नो अबाउट दिस थिंग। ओके, आप, मुझे लगता है कि आपने कहीं अच्छे से पढ़ाई की है, तब आप बता पा रहे हो कि सेंट्रल एशिया में वेंचर करना पहले हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज हमें सारे कंट्रीज के साथ अलग अलग डील करना हो रहा था। अब क्या है, एससीओ को यूज करके मोदी जी जाते हैं और ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से, कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलके आ जाते हैं। ओके, सो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है, रशिया के साथ, अब रशिया जो है इंडिया को एज अ काउंटर बैलेंस यूज कर रहा है। ओके, रशिया जो है इंडिया, अभी यहां पर क्या हो रहा था कि चाइना जो है और रशिया, दे आर एलाइज, लेकिन चाइना एंड रशिया आर स्ट्रेंज बेड फेलोज। ठीक है, चाइना एंड रशिया आर स्ट्रेंज बेड फेलोज, क्यों? बिकॉज दोनों में सस्पिशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कहा जाता है दैट रशिया हैज इंक्लूडेड इंडिया फॉर व्हाट पर्पस? रशिया हैज इंक्लूडेड इंडिया इन द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ काउंटर बैलेंसिंग चाइना। ओके, अभी दोनों भले ही ऑन पेपर एलाइज हैं, लेकिन देयर इज अ डीप सीटेड mistrust between the two countries because of something which is known as the Sino Soviet split. ओके, ठीक है, तो ये चीज है। आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर इस मॉड्यूल का काम क्या है, इस मॉड्यूल का काम है टू गिव यू ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
वही घिसे पिटे आंसर्स, वही घिसे पिटे आंसर्स आप लिखेंगे जो XYZ कोचिंग के जो कंपाइलेशंस है, ओके, XYZ कोचिंग के कंपाइलेशंस में आप जब पढ़ेंगे और उसको जाके वही चीज लिख देंगे, 100 कॉपीज एग्जामिनर चेक करेगा और 100 कॉपीज में से 99 कॉपी में वही चीज लिखा रहेगा, तो मार्क्स क्या एवरेज से ऊपर मिलेंगे? वही इंट्रोडक्शन, वही कंक्लूजन, वही सारे पॉइंट्स क्या आपको मिलेंगे? द आंसर इज नो। तो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज ये है दैट दिस मॉड्यूल इज गोइंग टू हेल्प यू इन टैकलिंग अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस। ओके, अब मान लिया कि दो क्वेश्चंस आप बना लेते हो नॉर्मल सोर्सेस से है, लेकिन दो क्वेश्चन जो है वो अलग है। अब आप क्या कर रहे हो, जो आता है वो लिख रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो जो पूछा है, जो पूछा है वो नहीं लिख रहे हो। इन 10 डेज में मेरा काम ये रहेगा कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे देने के लिए, ठीक है, सो दैट रादर देन रिलाइंग ऑन दोज कंपाइलेशंस जहां पर सारे बच्चे वही पढ़ के वही चीज उल्टी कर देंगे पेपर में, you get a different perspective, you get a perspective which is unique, okay, so that you can beat the curve rather than getting stuck in the average, okay, average area में वही 10 में से आपको 4 मिल रहा है, 10 में से 3.5 मिल रहा है, you can go above 5, okay, do you understand this? तो ये चीज है, this is the motive, okay, this is the motive of this होल मॉड्यूल। अब हम आगे बात करते हैं, बायलैटरल समझा दिया, ये समझा दिया, रीजनल समझा दिया, ग्लोबल ग्रुपिंग्स में देखिए तो आप किस पे पढ़िएगा? यूनाइटेड नेशंस पे पढ़िएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे पढ़िएगा, WHO पे पढ़िएगा, आप वर्ल्ड बैंक पे पढ़िएगा, इंडिया का क्या रिलेशंस है, IMF पे पढ़िएगा, ओके, आप डिफरेंट मल्टीलैटरल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे, एनजीओ के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस है, एनजीओ लाइक WEF, है ना, WEF इज व्हाट, इट इज एन एनजीओ, राइट? एनजीओ का मतलब ये नहीं होता है जो कुत्ता बिल्ली को खिलाता है या जो पुअर पीपल को हेल्प करता है। एनजीओ मींस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एनीथिंग। एनजीओ जनरली जब हम सोचते हैं एनजीओ वर्ड तो हमें ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव समझ में आता है ना। सो ये जो है, इतने सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। अब जैसे UNSC रिफॉर्म्स है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसमें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद एनी अग्रीमेंट दैट इंडिया हैज साइन, अभी G20 आया है तो इस साल रेडी रहिए कि दबा के IR का क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आ जाए, बिकॉज इट्स अ G20 ईयर, G20 साइकिल है ना। क्योंकि G20 कब हुआ था? सितंबर में हुआ था, सितंबर 2023, तो उसका साइकिल इस वाले मेंस में आएगा, बिकॉज लास्ट मेंस इसके साथ कोइंसाइड किया था, तो ज्यादा क्वेश्चन बेसिक प्रिपरेशन का क्वेश्चन पूछा होगा। इस वाले मेंस में दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें आप क्या सोचते हैं, उसका एनालिसिस कीजिए। आपसे पूछ लेगा गुजरात डिक्लेरेशन, हेल्थ पर्सपेक्टिव, गुजरात डिक्लेरेशन एंड ऑल दोस डिक्लेरेशन जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है, ओके। अब आप देखिए इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। अब इसमें क्या कवर होगा? अब इसमें जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एनी वीजा सिस्टम में चेंज आया, कोई वीजा सिस्टम में चेंज आया जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल जाए, तो ये पॉलिसीज में देखिएगा H1B वीजा का कोई इशू है तो इंडिया कैसे रिजॉल्व कर सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 10 नंबर का, है ना। आपसे इंडिया के इंटरेस्ट में डेवलप और डेवलपिंग कंट्री का क्या रोल है, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि इस कंट्री में ये चीज हुआ, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, ओपेक से रिलेटेड, ओपेक से रिलेटेड कोई डिसीजन आया, ओके। हाँ, कोरिया में, जापान में जो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कोरिया और जापान में जो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है वहां पर इंडियन केयर इकोनॉमी की क्या रोल हो सकता है, केयर वर्कर्स का क्या रोल हो सकता है वहां पर, क्योंकि आपको पता है ना कोरिया और जापान में एल्डरली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और नेक्स्ट 10 ईयर्स में एल्डरली पॉपुलेशन का बूम आने वाला है।
एंड वहां पर सिंगल चाइल्ड हाउस होल्ड होता है, उसके चलते वहां पर केयर गिविंग बहुत महंगा है। ओके, वहां पर पॉपुलेशन कम है, सिंगल चाइल्ड हाउस होल्ड है, सो केयर गिविंग महंगा। यहाँ होता है ना इंडिया में कि 4 बेटे हैं, 2 बेटी है, तो एक एक करके सबके घर में रह लिया, सबने 6 6 महीने देख लिया। वहां पर क्या, सिंगल चाइल्ड है, अर्बनाइज्ड इन्वायरमेंट है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है। सो वहां पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है कि बच्चा आके केयर करेगा, और केयर बहुत ज्यादा महंगा है। जो वहां के नेटिव कोरियंस है जो केयर देंगे, दे विल बी चार्जिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। वही चीज जो इंडियन जाएगा तो वो 300 400 500 डॉलर महीने में करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, सो ये जो आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोरिया जापान की न्यू लिबरलाइज पॉलिसी जो है, उससे क्या चैलेंजेस आ सकता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है। ओके, अब यहां पर दूसरा देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, ये हमने कर लिया, ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। यहां से आपको जनरली जेनरिक क्वेश्चन आएगा। यहां पर आपको एक और आ सकता है, बिकॉज ऑफ द खालिस्तान प्रोटेस्ट आपको सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इंडियन डायस्पोरा के अगेंस्ट जो रेसिज्म और अटैक्स बढ़ा है इन द फ्यू मंथ्स, उस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू शुड बी रेडी विथ सम मटेरियल, यू शुड बी रेडी विथ सम मटेरियल कि क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वहां बैठ के आप बनाइएगा नहीं आंसर। यू शुड बी रेडी विथ सम और दी अदर मटेरियल, ठीक है, जो कि प्री प्रिपेयर्ड रहेगा, तो सो दैट यू कैन वर्क अराउंड द क्वेश्चन। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, अब इंडियन डायस्पोरा है। ओके, इंडियन डायस्पोरा जो है, वहां पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हम हार्नेस कैसे कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सबको पता है ना, जनवरी में मनाया जाता है ना। प्रवासी भारतीय दिवस में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। मॉरिशस से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो कि हु इज इंडियन, ऑफ इंडियन डिसेंट, फिजी से लोग आते हैं, ट्रिनिडाड से लोग आते हैं, गयाना के जो प्रेसिडेंट है, ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट, है ना। सो ये सारी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है, ओके, ये सारी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है, ये लोग इंडियन डिसेंट के हैं, तो प्रवासी बोले जाते हैं, प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा। तो इनको हार्नेस क्या कर सकते हैं, इनकी चैलेंजेस क्या क्या है। अब वही घिसा पिटा आंसर लिखिएगा जो कि आपको कंपाइलेशन में मिला है। 100 100 150 स्टूडेंट वही लिखेंगे, फिर वही 3.5 4 नंबर। अब कर्व को बीट नहीं कर पाइएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक आप फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आइए। ओके, आप क्या लेके आइए, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आइए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ठीक है, दिस कैंडिडेट इज वेल रेड, दिस कैंडिडेट इज वेल रेड, दिस कैंडिडेट इज नॉट कोच्ड। ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको समझना होगा। जेनरिक इस पे आप 10 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा में क्या इंडिया कर रहा है, ठीक है, देयर हैव बीन स्कीम्स एज वेल, जहां पर बाहर के साइंटिस्ट को इंडिया से, जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट्स हैं, उनको इंडिया वापस बुलाया जा रहा है, उनको 4 लाख रुपए तक का ग्रांट दिया जा रहा है कि आप काम कीजिए, महीने के 4 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, असिस्टेंट्स को हायर कीजिए और अपना रिसर्च इंडिया में कीजिए। ओके, सो ये सारी चीजें जो है स्कीम्स आ रही हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा। अब ये थोड़ा सा बाहर चला जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से, ये हमारा आ जाता है प्योर आईआर में। ओके, अभी देखिए GS 2 में जो होता है आईआर है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम PSIR पेपर 2। वहां पर आपको थ्योरीज पूछी जाती है, अच्छा बताओ इसकी थ्योरी से क्या होगा, इस फिलोसोफर की थ्योरी, इस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट से, मियर श्काइमर, प्रोफेसर मियर श्काइमर क्या सोचते हैं यूक्रेन के बारे में, उनके बारे में लिखो। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर आपको बेसिक जनरल स्टडीज का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सो वो आपको बहुत जेनरिक आंसर देना है, लेकिन एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देना है। ऐसा नहीं कि जेनरिक आंसर देते देते वही चीज आप लिख रहे हैं जो 100 स्टूडेंट्स और लिख रहे हैं, अदरवाइज फिर वही 3.5 4 नंबर में आप फंस के रह जाइएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर है जैसे UNSC रिफॉर्म हो गया,
पहले हम पढ़ रहे थे यूएनएससी रिफॉर्म्स वीजा वी इंडिया। इंडिया के साथ जब आप उनको लिंक कर दोगे तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट जो है वो खराब हो रहा है या क्या इंटरेस्ट बढ़ रहा है यूएनएससी की रिफॉर्म से, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं। लेकिन अब यूएनएससी से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर यू मे और मे नॉट इंट्रोड्यूस द इंडियन फैक्टर, जहां पर इंडिया के आप इंटरेस्ट के बारे में बोल सकते हैं। दूसरी चीज है, क्वेश्चन पूछ सकता है आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, दैट इज द ब्रेटन वुड्स सिस्टर का रिफॉर्म्स के बारे में। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में बताइए सर क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए मल्टीलैटरल बैंकिंग में। तो वहां पर आप ला सकते हैं कि अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत जरूरत है मल्टीलैटरल फंडिंग की, अभी के डेट में दे आर लैगिंग बिहाइंड द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, यूएनएससी रिफॉर्म्स, मल्टीलैटरल बैंकिंग रिफॉर्म्स, उसके साथ साथ ब्रिक्स का रिफॉर्म जो है, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ब्रिक्स के ग्रुपिंग जो हुआ है, जो उसका एडवांसमेंट हुआ है, ब्रिक्स के ग्रुपिंग को जो हमने उसका दायरा हमने बढ़ाया, इतने सारे कंट्रीज को हम अंदर लेके आए हैं ब्रिक्स के, उससे क्या अच्छा क्या खराब होगा, इंडिया के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के इंटरेस्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। All these have to be read and a fresh perspective is needed, my friends. How you are going to get the fresh perspective? By reading important articles, important editorials. The reason that you guys are here is that so that your burden can be lessened. I am going to read those editorials and provide you the summary, but it is now up to you how you are going to utilize those summary. Okay, so ये editorial जो है आपको देखना होगा, एडिटोरियल्स जो है आपको पढ़ना होगा, उसकी जो मैं समरी प्रोवाइड करूंगा उसको रिलीजियसली पढ़ना होगा, आंसर राइटिंग में इनकलकेट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल हैव समथिंग विच वी कॉल्ड एज द fresh perspective. Once you will have the fresh perspective, the examiner will know that you are a what? You are a well read candidate, not a well coached candidate. And examiner likes a well read candidate, not a well coached candidates. Well read candidates generally beat the curve, not well coached candidates generally stay average. Okay, हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वेल कोच्ड कैंडिडेट्स डोंट टॉप द एग्जामिनेशन, एब्सोल्युटली दे डू इट, दे टॉप द एग्जामिनेशन, but the problem is that they rely on optional and interview etc. Okay, all right. All right. So now let us discuss the PYQs. हमने सिलेबस एक बार देख लिया, अब हम PYQs देखते हैं 10 साल का। ठीक है, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव इन द PYQs? कोई क्वेश्चन होगा आपका PYQ में या सिलेबस में? अभी तक जब हमने बताया, सिलेबस में जब हमने बात की, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस माइट हैव? नो, ओके, आई एम अज्यूमिंग देयर इज नन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द SCO. In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. ये क्या कह रहा है कि वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द SCO. In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problem. So what kind of virus of conflict? कहां पर वायरस है, कौन सा वायरस, किसका वायरस? Any idea that you guys might have regarding this? It is more of a Russia Ukraine front because Russia is a major SCO player, और रशिया जो है एक मेजर SCO प्लेयर है। उसके साथ साथ इंडो चाइना बॉर्डर का इशू, जो कि हमारा गलवान में
डोकलाम के साथ स्टार्ट हुआ था, गलवान में जाके फ्रक्टिफाई हुआ। ओके, तो ये जो है एक बड़ा इशू है। जब ऐसा है कि एक ग्रुपिंग है जिसके मेंबर्स या तो वॉर में इंगेज्ड हैं विथ अदर पावर्स या एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब जैसे यहां पर एक और इशू है, वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट और कहाँ है सोचिए। एससीओ के कोई मेंबर है जिसके साथ वॉर है, जिनके बीच में वॉर जैसा सिचुएशन है? कोई और एससीओ के मेंबर हैं? ईरान, ठीक है, वॉर जैसा सिचुएशन कह सकते हैं आप, यू आर क्लोज। और सोचिए, आर्मीनिया, गुड, ठीक है, कैन बी, कैन बी आर्मेनिया, अजरबैजान। और कोई है? सोच सकते हैं आप, थोड़ा सा दायरा बढ़ाइए। बीच में सेंट्रल एशिया में कोई वॉर हो रहा है? सेंट्रल एशिया में कोई वॉर हो रहा है? क्या अभी आपने किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट देखा है? उसमें काफी ज्यादा सोल्जर्स मरे थे दोनों साइड से। ओके, वैसे अर्मीनिया आपका ये हो जाएगा। अर्मीनिया जो है इट विल बी अ डायलॉग पार्टनर, नॉट ए फुल मेंबर। ओके, एंड सो विल बी अजरबैजान, इट विल बी अ डायलॉग पार्टनर, मतलब अब दो स्टेप्स और है इसका, उसके बाद इट विल बिकम अ फुल मेंबर। दो स्टेप्स और है, उसके बाद वो फुल मेंबर बनेगा। तो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में भी वॉर हो रहा है। ओके, दोनों एससीओ के मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स, और दोनों के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। रशिया अपना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट अलग लड़ रहा है। कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट, कजाकिस्तान में क्या है? सिविल अनरेस्ट है। इंडिया पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट है कश्मीर के लिए। ओके, सो ये सारा आप देख रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज अ वेरी, it's like a circus? Your Shanghai Cooperation Organization is just like a circus, that एक तरीके से आप लोग एक साथ आ रहे हैं, ग्रुपिंग में आ रहे हैं, और उसके साथ साथ, ओके, उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे। ओके, सो क्या ये चीज थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल नहीं है? इजंट इट अ बिट पैराडॉक्सिकल दैट हम साथ भी आ रहे हैं लेकिन साथ रह भी नहीं सकते? सो ये चीज, इसी को वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट में कहा गया है कि ये फंक्शनिंग ऑफ एससीओ को तोड़ रहा है, फंक्शनिंग ऑफ एससीओ को हैम्पर कर रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, कि आपको जो आंसर है आपका, वो इसके लाइट में लिखना है। जब तक आप मेंशन नहीं कीजिएगा व्हाट काइंड ऑफ वायरस, तो इसका अगर मुझे आंसर लिखना है तो हाउ आई विल स्टार्ट? मैं पहले लिखूंगा एससीओ के बारे में। Shanghai Cooperation Organization was formed for falana dhimkana objective. Some generic statement I'll write. Or Shanghai Cooperation Organization came to life on this date for the following philosophy. It has the following objective. India became a member along with Pakistan. This is the reason, okay? Okay, this is the reason why we became a member. उसके बाद आपको चुपचाप यहां पर देखना है, आपको क्या पूछ रहा है कि इंडिया का रोल क्या है इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने में? ओके, तो ये चीज जो है आपको समझ जाना है। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, कैसे आंसर स्टार्ट करिएगा? डेटा देके, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देयर आर ओवर XYZ millions of Indians, okay, there are millions of Indians abroad, okay, इतना लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप क्या लिखिएगा कि वेस्ट में, अमेरिका में, यूएस में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी इमिग्रेंट ग्रुप की है तो वो इंडियंस। ओके, दिस यू कैन राइट, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यू आर गोइंग टू
फोकस ऑन दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या आएगा? रेमिटेंस आएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या आएगा? रेमिटेंस आएगा, पैसा भेजते हैं। बूढ़े माँ बाप, एक टेकी वर्कर है, टेक्सास में काम कर रहा है, $200,000 उसकी सैलरी है साल की। $200,000 उसके साल की सैलरी है ना। और वो क्या कर रहा है? अपने पेरेंट्स को $10,000 भी भेज दे रहा है अपने सैलरी से, तो उसके पेरेंट्स की लाइफ सेट है। 8-9 लाख रुपए साल का केयर इकोनॉमी में, उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाउ हाउ कैन आई अफोर्ड केयर, है। कैन आई से लाइक दैट? वो, आर यू गाइस एबल टू हियर मी क्लियरली? ऑल राइट, सो अगर वो $10,000 भी भेज रहा है तो इंडिया में बहुत उसको ये है, उनके पेरेंट्स को अच्छा है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। दूसरा क्या है? दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? क्लाइंट मिल रहा है हमें। हमारा जो डायस्पोरा है वो क्लाइंट को रूट कर रहा है इंडिया की तरफ। जब इंडियंस वहां जाएंगे, वहां पर देखा जाएगा कि इंडियंस अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, तो वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां के जो मैनेजर्स हैं, वहां के जो स्टार्टअप सीईओज हैं, they will have confidence in the Indian talent and they will try to, they will try to invest in India। एक तरीके से ये हो सकता है। और दूसरा पूछ रहा है पॉलिटिकल बेनिफिट। क्या मैं कह सकता हूं लॉबिंग इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल बेनिफिट, दैट इंडियंस आर मेजर डोनर्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इंडियंस जो हैं वो मेजर डोनर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज वहां के। ओके, सो ये चीज जो है आपको देखना होगा, ठीक है। तो डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, टोरी, जो टोरीज हैं ब्रिटिश ब्रिटिश पार्टी के, उसमें बहुत बड़े डोनर हैं इंडियंस। ओके, कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत बड़े डोनर्स हैं इंडियंस। ओके, सो उससे पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत हो रहा है। यहां पर एक ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट पे, ज्यादा कल्चरल बातें ना करिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वट एवर हैज बीन आस्क्ड यू राइट, यूज सब हेडिंग्स। अभी मैं जब आंसर राइटिंग की सीरीज चलेगी हमारी, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग भी हम लोग करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि हाउ टू राइट। अब आपसे पूछा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, पहले उसको एड्रेस कीजिए, बाद में कल्चरल की हम दिवाली मनाते, दशहरा मनाते, क्या नहीं मनाते, सॉफ्ट पावर, योगा वगैरह, ये सब नहीं लिखना है आपको। स्ट्रिक्टली लॉबिंग के लिए हेल्प मिलता है। यूएस न्यूक्लियर डील में एक इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा रोल प्ले करके गई थी। जो हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था ना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 2008 में, उसमें बहुत बड़ा रोल था इंडियन लॉबिंग का। दूसरा क्या है? कश्मीर पे स्टैंड, पाकिस्तानी लॉबी इज वेरी स्ट्रांग इन यूएस, पाकिस्तानी लॉबी इज वेरी स्ट्रांग इन यूके, पाकिस्तानी लॉबी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन कनाडा। तो कश्मीर के लिए हमारे डायस्पोरा वाले करेंगे, तो ये यूनिक पॉइंट्स है। ओके, ये जो है भाई, ये यूनिक पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ट्रस्ट मी इन दिस थिंग कि आपको कोई भी कंपाइलेशन इज नॉट गोइंग टू गिव यू दिस इंसाइट। ओके, ये जो है आपको कोई भी इंसाइट्स नहीं देगा। ऑल राइट, तो आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वही घिसे पिटे, कल्चर, देश मेरा रंगीला रंगीला, इस टाइप के आंसर लिख दीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप अ टेस्ट, यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव फॉर IR। जब तक नहीं आएगा तब तक 50 नंबर में से यू विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम। हमें क्या करना है? 50 नंबर में से मैक्सिमम नंबर्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। और जो पूछ रहा है वो लिखो। वंस यू विल राइट दिस ना, जो पूछ रहा है वो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू, ठीक है। Expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India. What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer. देखो,
इस क्वेश्चन को तोड़ो, पार्ट्स में तोड़ना है आपको। एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो, मतलब ये बोल रहा है दैट यस, देयर इज एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो ऑन द बैक ऑफ द रशियन वॉर, द रशियो यूक्रेनियन वॉर। तो ये चीज हम मानते हैं, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये चीज सत्य है, दिस इज ट्रुथ। एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन? अब आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है। पहले इसने एक स्टेटमेंट दिया विच इज द ट्रुथ अकॉर्डिंग टू वट एवर द ऑथर इज, हुएवर द ऑथर इज। उसके हिसाब से कि एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो, जब नेटो बढ़ रहा है और स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्चुअली इंडिया के लिए वर्क कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका ओपिनियन क्या है, यस और नो में जवाब देना है। अब यहां पर हमेशा याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट आंसरिंग नहीं करनी है। सिर्फ पूरे पन्नों में यस नहीं भर देना है, पूरे पन्ने में नो नहीं भर देना है। यू हैव टू गिव समथिंग विच इज नोन एज द बैलेंस पर्सपेक्टिव। डिप्लोमैट बनोगे ना, डिप्लोमैट बनोगे, पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन का काम होता है ब्लैक एंड व्हाइट में खेल करना, डिप्लोमैट का काम होता है ग्रे एरियाज में जो है नेविगेट करना। देखो, यूएस यूरोप के पार्टनरशिप से इंडिया को अच्छा भी मिले होगा और बुरा भी होगा, ठीक है। अब वो क्यों बुरा होगा और क्यों अच्छा होगा ये आपको लिखना है। अब आपको रीजंस देना है, एग्जांपल्स देना है। ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो होगा तो एक चाइना का काउंटर हो सकता है, बिकॉज चाइना इज ब्रीदिंग डाउन आवर नेक। एक स्ट्रॉन्ग नेटो, it will mean a strong United States, because NATO is what, United States only, because बाकी के यूरोपियन कंट्रीज का तो ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है। ऑल्दो नेटो क्या कहती है कि हम 2% ऑफ जीडीपी को खर्च करेंगे अपने डिफेंस पे, लेकिन अभी तक मेजॉरिटी कंट्रीज आर नॉट डूइंग दैट। सो नेटो इज बीइंग ड्रिवन बाय whom? United States. तो एक stronger NATO will mean a stronger United States, and a counterbalance to China can be created, which can be useful for India's interest. Yes or no? The answer is yes. Okay, तो ये हो सकता है, लेकिन अब यहां पर क्या है कि क्या यूएस यूरोप का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के फेवर में हमेशा रहेगा? दूसरी चीज भी हो सकती है, हमारे इंटरनल मैटर्स में एक स्ट्रॉन्ग नेटो इंटरफेयर कर सकता है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खतरे में आ सकता है। इफ नेटो वांट्स इंडिया टू डांस ऑन इट्स ओन टर्म्स, नेटो वांट्स इंडिया टू डांस टू इट्स ट्यून, कि आपको यही करना पड़ेगा। कल को मान लो एक स्ट्रॉन्ग नेटो है, वो इंडिया से डिफेंस बेसेस मांग ले, तो क्या इंडिया डिलेमा में नहीं फंस जाएगा? हम मना करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे और हमसे सपोर्ट खींच लेंगे, है ना। और अगर हम अच्छा मान ले तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चली जाएगी, ठीक है ना। सो ये चीज हो सकती है। दूसरी, यहां पर आप देखोगे यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स हमारा जो टाइज है, बिल्कुल अमोघ ने सही कहा, यूनाइटेड स्टेट्स हमारा टाइज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। टुडे इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विथ रिगार्ड्स टू यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस के साथ हमारा डिफरेंट मैटर है, फ्रांस के साथ हमारी डिफरेंट पार्टनरशिप है, यूके के साथ हमारा डिफरेंट पार्टनरशिप है, स्पेन के साथ हमारा डिफरेंट पार्टनरशिप है, जर्मनी के साथ हमारा डिफरेंट पार्टनरशिप है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यूएस ओवर पावर कर लेता है यूरोप को, तो सारे कंट्रीज जो हैं यूरोप के एक तरीके से इंडिया के साथ में जो एंजॉय करते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, विच कैन बी अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। जब तक चल रहा है चलेगा, जिस दिन खराब हुआ, जिस दिन कहीं पर इशू आया, जैसे अभी जो खालिस्तान का जो खालिस्तान प्रोपेगेंडा हेड चीफ है, क्या नाम है उसका, व्हाट इज दैट, गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के असासिनेशन प्लॉट वाला इशू आया, तो वहां पर कहां से उठाया गया था? चेक रिपब्लिक से उठाया गया था, एक्स्ट्राडाइट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में।
एक यूरोपियन कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स में डाला गया। तो ये सारी चीजें यू हैव टू सी। नाउ द थिंग इज दैट कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको स्मार्ट बनना है, यहां पर आपको स्मार्ट बनना है कि मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर। ओके, व्हाट आई कैन राइट, ओके, व्हाट आई कैन राइट हेयर, जो कि 2 पेज 3 पेज में आ भी जाए और मैं सारे बेसिस कवर कर पाऊं। देखो यहां पर एक प्रॉब्लम ये रहती है कि यू ट्राई टू टच ए लॉट ऑफ बेसिस, सो उसके वजह से डेप्थ नहीं हो पाता है। देखो मिनिमम डेप्थ इज नीडेड इवन इन अ जनरल स्टडीज पेपर, मिनिमम डेप्थ आपको चाहिए होता है। और अगर मिनिमम डेप्थ अचीव नहीं करोगे, ओके, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अचीव मिनिमम डेप्थ, so it will hurt you badly, because examiner will be left with a sour taste in his mouth or in her mouth, कि यार इसने लिखा हर चीज है लेकिन कुछ डेप्थ में नहीं समझाया है। इसका मतलब जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उसको डेप्थ में ज्यादा चीजें नहीं पता है। लेकिन टू मच डेप्थ ऑल्सो इज नॉट देयर, बिकॉज यू हैव गॉट लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड स्कोप। तो एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा बिटवीन टू मच डेप्थ एंड लैक ऑफ डेप्थ। ओके, यहां पर आपसे पूछ रहा है सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ आईएमओ। तो ये कहां पर चला जाता है, डायरेक्ट यहां से आ जाता है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आईएमओ न्यूज में था। अब आईएमओ न्यूज में था, ओके, आईएमओ वाज इन न्यूज, तो आईएमओ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि रोल क्या है आईएमओ का इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड इनहांसिंग मैरिटाइम सेफ्टी। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वही घिसा पिटा जनरलिस्ट आंसर, आईएमओ इज वेरी गुड, आईएमओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द सी, इट हेल्प्स इन मरीन एक्टिविटी, ये वो, ये लिखोगे। या लिखोगे बहुत ज्यादा सटीक आंसर, और सटीक आंसर तभी लिख सकते हो व्हेन यू हैव रेड ऑपेड्स, एडिटोरियल जब आपने पढ़ा होगा आईएमओ के बारे में, व्हाट ब्रह्मचलनी वांट्स टू से, व्हाट सी राजा मोहन वांट्स टू से अबाउट आईएमओ, व्हाट सम ओआरएफ वांट्स टू से, व्हाट सम थिंक टैंक हैज टू से अबाउट आईएमओ, तब जाके आपको पता चलेगा। इन दैट सिनेरियो ओनली यू विल बी एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ आंसर्स। ओके, आप जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक यू आर नॉट वेल रेड, तब तक आप नहीं लिख पाओगे आईएमओ। वही ऊपर 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 से आंसर लिख के आगे बढ़ जाओगे, एंड देन इट विल क्रिएट पैरानोया। व्हाट काइंड ऑफ पैरानोया? आप तो बोलोगे मैंने इस 15 नंबर में 3 पेज तो भरे हैं, मुझे नंबर क्यों नहीं आए, जीएस 2 में मेरे 70-80 नंबर क्यों रह गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो भाई आपने ये आईएमओ के बारे में जनरलिस्ट आंसर लिखा, 15 में से उसने 4 नंबर 5 नंबर चिपका दिए आपको, वट एवर ही हैज बीन गिवन ऑल द स्टूडेंट्स आपको दे दिया, है ना। यू हैव टू जब भी आप सिलेबस के साथ बैठोगे तो थोड़ा सोचो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी न्यूज चल रहा है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन थिंक ऑफ। एक लिस्ट बना लो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रिवर्स सर्च मारो। मैंने लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे मेंस प्रिपरेशन की, मैंने बताया था ना कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है। स्टैटिक टॉपिक को यूज करके करंट अफेयर्स पढ़ो, नॉट करंट अफेयर्स को ढूंढ के स्टैटिक पढ़ो। बिकॉज जब करंट अफेयर्स को ढूंढ के स्टैटिक पढ़ोगे, if you will use current affairs to read static, so what is going to happen, my dear friend? What is going to happen? तब आपका करंट अफेयर्स छूट जाएगा। बट इफ यू विल यूज स्टैटिक टॉपिक्स, एक लिस्ट बना लोगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजेंसीज दैट एग्जिस्ट, उसके बाद उनका गूगल सर्च करके न्यूज सेक्शन में पिछले 1 से 1.5 साल का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओके दिस कैन बी अ क्वेश्चन। इफ यू विल अप्रोच करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड देन यू विल यूज दैट टू स्टडी स्टैटिक,
you are going to miss important topics and questions, that is for sure. But if you will make a list of static topics and then search, और तब जाके अगर किसी इंपॉर्टेंट ऑथर का ऑपेड या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगा आपको, उसके बाद जो है आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे और एक ब्रॉड बेस्ड प्रिपरेशन हो पाएगा। अब जैसे आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज है, एक साल का सारा न्यूज हमने देख लिया, उसमें हमने बैठ के छांटा। मतलब क्या होता है छांटने का? मतलब होता है वहां से आपको देखना होगा कि कौन सा न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको क्या देखना होगा, मेरे लिए कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आईएमएफ की जो हेड हैं वो इंडिया आके मोदी जी के साथ हंसने लगी और एयरपोर्ट पे डांस करने लगी, ये सारा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो क्या कह के गई कि इंडिया के साथ हम एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, फॉर दिस दिस रीजन। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिड यू गेट द पॉइंट? अब समझ में आया हाउ टू रीड the current affairs and how to read the editorials? Obviously that is something that I am going to do for you, but please you have to also make an effort from your side so that these 50 marks, out of these 50 marks you can at least minimum to minimum you can score 60%. okay, देखो यहां पर ये मत सोचना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो आंसर राइटिंग होता है जनरली उसमें क्या करते हैं कि बहुत फंटास्टिक आंसर होता है तो 15 में से 7.5 दे देंगे या 8 नंबर दे देंगे, एंड दे विल से कि ये बहुत ऊपर है। ओके, दिस इज आर टॉप एंड। ओके, क्योंकि सबसे अच्छे आंसर को हम इतना ही देते हैं। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। ओके, यूपीएससी में जनरली आपको दोनों एंड देखने को मिल जाते हैं। एक नंबर, 0 नंबर, 0.5 नंबर, 0 तो नहीं चलिए 0.5 नंबर भी देखने को मिलेगा फॉर अ हॉरिबल आंसर, एंड यू कैन गेट डबल डिजिट्स। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में डबल डिजिट्स आपको आ सकते हैं, 11, 12, 13, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू आर राइटिंग। सो वहां पर जो है आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ भी कर लूं तो नंबर तो 7.5 8 ही मिलेंगे, तो इसमें एफर्ट क्यों डालना। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप जीएस 2 में एम कर रहे हैं 120 नंबर का या 110 प्लस का ख्वाब देख रहे हैं, तो जीएस 2 में आईआर करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 50 नंबर में से यहां पर 25 से 35 नंबर आप ग्रैब कर सकते हैं, एंड दिस विल प्ले अ ह्यूज रोल। ओके, ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, 3 days 4 days मैक्सिमम। in 3 to 4 days you can become an IR expert, at least not an IR expert but a UPSC IR expert। IR expert तो obviously you need a lot of studies, but UPSC के IR expert आप 3 से 4 दिन में बन सकते हो, provided you don't waste your time on useless sources, you don't waste your time on useless compilations, you don't waste your time on useless articles। जो काम की चीज है वो पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। डिप्लोमेट बनना है तो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, वहां पर आपको डिप्लोमेट बना के निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको 9 पेपर लिखने हैं, उसमें से ये एक छोटा कंपोनेंट है 50 मार्क्स का, लेकिन एक क्रूशियल कंपोनेंट है, उसको उसी तरीके से आपको ट्रीट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन हो गया, इजी था कि नहीं? अगर आप ऐसे सोचो, सामने से सोचो तो इजी है। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। अब ये कहां का क्वेश्चन आ गया? ये बायलैटरल का और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का कंबाइंड क्वेश्चन है कि नहीं? तुरंत सिलेबस याद करना है आपको। क्या करना है? तुरंत सिलेबस आपको याद करना है, दैट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस के ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका। कौन सा क्राइसिस, किस तरीके का क्राइसिस? कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है? नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ है उसको लिखिएगा ना, चाइना की वजह से हुआ है, फिस्कल लैक ऑफ फिस्कल प्रूडेंस की वजह से हुआ है। इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है? इंडिया बेल आउट पैकेज के थ्रू हेल्प कर रहा है। इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है? क्रेडिट स्वैप के थ्रू हेल्प कर रहा है। ओके, इंडिया का स्टेक क्या है? इंडिया का सिक्योरिटी। वाई श्रीलंका इंपॉर्टेंट? मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं आपको रीड करनी है, श्रीलंका में क्या चल रहा है।
Now this they will not repeat this question, but they are going to repeat this theme. क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थीम लेकिन जरूर रिपीट करेंगे। ओके, तो वहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। Do you think that BIMSTEC is a parallel organization like the SARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objective realized by forming this new organization? So यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि सार्क जो है ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स सेम है। हम क्या कह सकते हैं कि दिस सार्क हैज बीन अ डेड हॉर्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस, because of Pakistan's involvement and influence. SARC is a dead horse. SARC had become a dead horse, and an alternative organization was necessary, which India found in BIMSTEC. Which India found in BIMSTEC. Yes, this can be said. ठीक है। सो दूसरी चीज क्या है, बिम्स्टेक में सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में एस्पिरेशनल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के। दोनों में मेंबर सेम है बारिंग पाकिस्तान। मालदीव्स को भी हमने ऑब्जर्वर के रूप में बुला लिया। बिम्स्टेक में मालदीव्स नहीं है, क्योंकि अरेबियन सी में पड़ता है वो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है ना बिम्स्टेक। तो हमने क्या किया, मालदीव्स को भी बुला लिया, आ जाओ। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। सार्क में प्रॉब्लम क्या है, इन एक्शन की प्रॉब्लम। सार्क में इन एक्शन की प्रॉब्लम है। वहां पर हमने क्या किया, बिम्स्टेक में सारे म्यांमार को भी ऐड कर दिया। म्यांमार थाईलैंड तो आ ही गया बिम्स्टेक में, और अफगानिस्तान और मालदीव्स को एज ऑब्जर्वर बुला लिया, ऑल्दो दे आर नॉट इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, लेकिन उनको एज ऑब्जर्वर अपने बुला लिया, एज गेस्ट बुला लिया, तो सेम लेवल ऑफ एंगेजमेंट हो गया। सो यहां पर जो है आपको वही चीज लिखना था इसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है कि हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, तो एंगेजमेंट विद इंडियाज नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड एंगेजमेंट जो है, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन सार्क, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन सार्क, वो यहां पर कंप्लीट हुआ है। ओके, क्योंकि सार्क में पाकिस्तानी अड़ंगा, पाकिस्तान की वजह से सार्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाउ विल I2U2 इंडिया इजराइल यूएई यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? तो यहां पर क्या है, आप देखिए कि ईच ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या ऑफर कर रहा है, सॉरी ईच कंट्री। इसराइल के साथ हमें डिफेंस और जियोपॉलिटिकल हेल्प मिल रही है। इसराइल के साथ हमारा क्या है, डिफेंस का ये है, एग्रीकल्चर का हेल्प है ना। एक हमें हाइफा पोर्ट का एक्सेस मिल रहा है, जिसके थ्रू हम अपना सामान यूरोप भेज सकते हैं। IMTC कॉरिडोर आपको पता होगा। यूएई के साथ हमारा क्या है, डायस्पोरा प्लस ऑयल, एनर्जी प्लस डायस्पोरा। यूएसए के साथ हमारा क्या है, डिफेंस, डायस्पोरा, बैकिंग अगेंस्ट चाइना, है ना। इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे हेल्प करता है यूएसए, है ना। यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर। एफडीआई कंपोनेंट में एक बड़ा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। सो ये सारे जो ग्रुपिंग एक साथ अगर इंडिया एंगेज कर रही है, तो वो कैसे हेल्प होगा इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। तो बिल्कुल टेक में इंडिया को हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, डिफेंस में इंडिया को हेल्प मिलेगा। तीसरी चीज क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता है ना, नॉट ओनली यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल ड्यू टू फ्रैकिंग। तो यूनाइटेड स्टेट्स से अभी हम तेल खरीदते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा I2U2। जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है इसराइल, तो इसराइल के साथ हमारा इंगेजमेंट को बढ़ाएगा, बिकॉज इट्स अ जियोपॉलिटिकली स्टेबल, सॉरी नॉट स्टेबल बट अ जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट कंट्री। तो हमारा जो मिडिल ईस्ट है वहां पर इंगेजमेंट बढ़ेगा यूएई के साथ। वहां पर एक बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा जो है, जब वहां जाता है, एक चीज आपको समझना होगा, जब यहां से गरीब जाता है ना यूएई या कतर या सऊदी, तो वहां का मिडिल क्लास इंडिया में बन जाता है उसका फैमिली।
गरीब कोई जाएगा सऊदी तो वहां पर 4 टाइम सैलरी कमाएगा, यहाँ पर प्लम्बिंग में 15,000 मिलेगा, वहां पर उसको 50,000 मिलेगा। तो जब वो घर पैसा भेजता है ना इंडिया में, तो परचेजिंग पावर की वजह से इंडिया में मिडिल क्लास का क्रिएशन होता है। सो एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है हमारा इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ में, यूएई और सऊदी के साथ में रिलेशंस को करना। क्यों हम पद्म विभूषण देते हैं मोहम्मद बिन सलमान को, क्यों हम पद्म विभूषण देते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है ये यूएई के उनको, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर गिविंग देम पद्म विभूषण? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे गरीबों को उठा के मिडिल क्लास बना रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सोचना होगा, जब तक ब्रॉड बेस्ड थिंकिंग नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और वही मेरा काम है नेक्स्ट 5-6 डेज में डेवलप कराना, बोथ इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सो दैट 50 नंबर इधर 50 नंबर उधर, 100 मार्क्स जो है आपका, उसमें से एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम यू आर एबल टू स्कोर 50 मार्क्स, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन एन एरा जहां पर एक नंबर में 30-40 रैंक ऊपर नीचे हो जाता है। पता है ना ये बात आपको? 998 में मान लो फॉर एग्जांपल आपका ऑल इंडिया रैंक अगर आ रहा है 75, तो 996 में ऑल इंडिया रैंक आप स्लिप कर सकते हो 175 में। 2 नंबर में 100 मार्क्स आपका चला जाएगा, सॉरी 100 रैंक चला जाएगा। फ्रॉम पॉसिबल आईएएस यू विल गो डाउन टू आईपीएस, और अगर 4 मार्क्स और नीचे चला गया 992 में, सो हो सकता है आप AIR 235, आप आईपीएस से भी बाहर हो, यू विल कम इनटू द IRS और योर फोर्थ चॉइस। उसके बाद फिर 2 नंबर कम हो गया, आप फिर नीचे चलते चलेंगे, फिर आपको यू हैव टू मेक डू विद द सर्विसेज विच यू डोंट वांट। ऐसा मैं नहीं कह रहा कोई सर्विस खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप नीचे 2-2 3-3 नंबर नीचे जाएंगे ना, तो आपकी सर्विस प्रेफरेंस आपको नीचे वाली मिलना शुरू हो जाएगी। डजंट मीन दे आर बैड सर्विसेज, बट दे आर नॉट ऑफ योर चॉइस। तो वैसे सिचुएशन में ना पड़ो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, एसए, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इन सब पे फोकस करना। ऑप्शनल पे सभी फोकस करते हैं, ऑप्शनल पे फोकस करना भी चाहिए, बिकॉज इट विल बी अ गेम डिसाइडर एट द एंड। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना रैंक डिसाइड करेगी। ऑप्शनल विल इंश्योर दैट यू आर इन द लिस्ट, एंड दीज स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स they are going to ensure that you are getting the service that you have chosen, whatever service it might be, maybe foreign, maybe revenue, maybe administrative, maybe police, maybe audit, whatever it is। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। 3-3 4-4 दिन देने हैं, ज्यादा नहीं देना है। इफ यू वांट टू राइट द 20 सितंबर का मेंस, 20 सितंबर का मेंस अगर लिखने की आप चेष्टा रखते हैं, या आपको लग रहा है कि इस बार मेंस लिखना हो सकता है, सो उस केस में ओके, उस केस में आपको ये समझना होगा that all these small modules of 50 marks, 40 marks, 60 marks matters a lot। अल्टीमेटली जब कंपाउंड होके फाइनल रिजल्ट में आएगा, सो इट विल डिटरमाइन वेदर यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल, वेदर यू आर गेटिंग ए रैंक, वेदर यू आर गेटिंग ए सर्विस ऑफ योर चॉइस और नॉट। ठीक है, होता है ना, ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, और ख्वाहिशों को मैनेज करने के लिए ये सारी टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा। यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज इंडिया लेड। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हो नेट, जो न्यूट्रलिटी का इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि न्यूट्रल हम कब हो जाएंगे, 2070 तक हो जाएंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2030 में हम क्या कर रहे हैं। इट नीड नॉट बी अ जेनरिक आंसर, प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये वो नहीं करना। वैसे डोंट मेक दिस ए गवर्नेंस आंसर, राइट लाइक अ डिप्लोमैट, राइट लाइक अ पर्सन हु इज एन एस्पायरिंग डिप्लोमैट। ठीक है, जहां पर आप पॉलिटी के आंसर एज अ लॉयर लिखेंगे, जहां पर गवर्नेंस के आंसर एज अ ब्यूरोक्रेट लिखेंगे, वहीं वहीं पर आप आईआर के आंसर एज अ डिप्लोमैट लिखेंगे।
यहां पर वो चेपना नहीं है आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड ऑल, लिखना है उज्ज्वला योजना, लेकिन उसी को सेंटर बना दिया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। आपको पहले लिखना है कि वाई इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे, व्हाट इज द इशू, सबसे पहले लिखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, सो कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट, इंडिया कैन लूज दिस मच $1 trillion, ओके, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया का चेंजिंग पॉलिसी क्या है, इंडिया पॉलिसी चेंज कर रहा है, जहां पर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह E 2025 जो है ब्लेंडिंग कर रहे हैं, E 20 नॉट E 2025 बट E 20 पेट्रोल कर रहे हैं जिसमें एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम जो है कार्बन अपना एमिशन को कम करें। दूसरी जगह हम कर रहे हैं सोलर एनर्जी को, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जो है आप लिखिएगा, हाइड्रो में क्या क्या हम काम कर रहे हैं, हम व्हाट आर आवर गोल्स, ओके, हम कैसे अपने गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल, वेरी गुड श्रीकर, एक्सेलेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G 20 में उसको लिखिएगा। ऑल दीज थिंग्स हैव टू गो इन दिस, ठीक है, और उसको अरेंज करना इंपॉर्टेंट है। कैसे आप अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि डाल दिया लाइक अ हीप ऑफ गार्बेज, आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट पता थे उसको हीप ऑफ गार्बेज जैसा डाल दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू डू, you arrange those point in a coherent manner, arrange in what, arrange in coherent manner, okay, this is very important, unless and until you don't arrange in coherent manner, your examiner is not going to appreciate this answer, ठीक है। once he will not appreciate this answer, फिर वही एवरेज मार्किंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। If the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa. In light of this statement, examine India's influence. तो क्या आप मुझे बताइए, अफ्रीका पे क्वेश्चन पूछ दिया है, अभी तक लैटिन अमेरिका पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, क्या आ सकता है इस बार? लैटिन अमेरिका के साथ इंडिया का क्या, क्यों पूछेगा? याद होगा आपको, खनिज विदेश लिमिटेड, उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, काबिल जो है आपका, खनिज विदेश लिमिटेड जो है उसने साइन किया है। लैटिन अमेरिका में एनर्जी पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज करके हम हिंट ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यूज करके हिंट ले रहे हैं कि कैसे इस साल का क्वेश्चन काम कर सकता है। यार अफ्रीका से कॉन्टिनेंट पे क्वेश्चन पूछ दिया, ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। और क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ क्या तालमेल है, इंडिया का बाल्कन्स के साथ ऐसा कुछ इशू है क्या? बाल्कन देखिए जाके, हिंदू में कोई आर्टिकल आया है बाल्कन कंट्रीज में इंडिया का क्या एंगेजमेंट है? नहीं आया है तो नहीं पढ़ेंगे, आया है तो बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या साउथ ईस्ट एशिया आसियान के साथ कुछ हुआ है? साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम आ रही है, ओके, बिल्कुल हो सकता है, अभी मेंस के क्वेश्चन सेट नहीं हुए। सो 1 से 1.5 महीने आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, ठीक है। एडिटोरियल्स वगैरह जो है अगस्त, एटलीस्ट अगस्त मिड मिड तक पढ़ो, 1 महीने पहले तक मेंस के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। इफ द लास्ट फ्यू डेकेड्स वेयर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, अफ्रीका के बारे में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या क्या है? अब यहां पर ब्रॉड बेस्ड सोचिएगा आप सर या मैम, ब्रॉड बेस्ड सोच, सिर्फ इकोनॉमिक लिख के कि टाटा का और बजाज का बाइक बिकता है, ऐसे करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्या करना है, आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक पे लिखना है, व्हाट इज द एंगेजमेंट, कंपनीज लाइक बजाज, एयरटेल, सिप्ला, सन फार्मा, कंपनीज लाइक ये वो बहुत सारी कंपनीज हैं। एक लाइन में लिख के खत्म कीजिए, उस पर ढिंढोरा नहीं पीटना है कि बजाज के बाइक कितने पॉपुलर हैं कि चाइनीज बाइक्स को भगा दिया, ये सब नहीं लिखना है। लिमिटेड स्पेस है, ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि आप जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इंडिया का इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसमें क्या लिखिएगा बताइए? G 20, बिल्कुल G 20, गौरी यू आर करेक्ट। G 20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट ये दिलवाया स्टेटस, है ना।
दूसरी चीज क्या है, और क्या लिख सकते हैं आप लोग, कल्चरल, इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन डांस, इंडियन ड्रामा हैज बीन वेरी पॉपुलर। उसके बाद क्या लिख सकते हो, एक्सचेंज, इंडियन पीपल आर वर्किंग, इंडियन बिजनेसमैन आर सेटिंग अप बिजनेसेस इन उगांडा, कॉन्गो, in African students are coming to India in large numbers to study at to get affordable and good quality education. Indian degree, Indian degree is in high demand. IIT Zanzibar very good. IIT Zanzibar जो है वहां पर खुल रहा है, IIT का कैंपस, बिल्कुल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हम बन रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स जो है ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। USA is facing an existential threat in the form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. तो पहले बताना है कि सोवियत यूनियन के साथ समथिंग कॉल्ड कोल्ड वॉर था। एग्जामिनर को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि एग्जामिनर को पता रहे दैट अच्छा इस एस्पिरेंट को या इस कैंडिडेट को ही नोज और शी नोज दैट कि अच्छा कोल्ड वॉर हुआ था यूएसएसआर के साथ। सी इट्स अ जनरलिस्ट पेपर, जनरलिस्ट पेपर में अज्यूम्ड नहीं होता है कि आपको पता है। अगर यही क्वेश्चन पीएसआईआर में आता तो एग्जामिनर अज्यूम कर लेता कि तुम्हें बेसिक चीज पता है, देन यू वुड बी राइटिंग अ स्पेशलिस्ट आंसर। जनरल स्टडीज में बेसिक इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ शुड बी देयर, ओके। चाइना का क्या इशू है, चाइना जो है इट इज मच मोर ओपन, वेरी गुड गौरी, excellent, it's an excellent point. China is much more willing, okay, China is much more aware, China is learning from USSR's mistake। यहां पर अगर आप लिख दें डेंग जियाओपिंग का हाइड योर स्ट्रेंथ और बाइड योर टाइम वाला स्टेटमेंट, तो 4 चांद लग जाएंगे आंसर। इस टाइप की अगर आपको पता है, जैसे डेंग जियाओपिंग, तो डेंग जियाओपिंग जो थे उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन कहा था कि यू नो हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, मतलब अपने स्ट्रेंथ को छुपा के रखो और जो अपने टाइम है उसको उसका सदुपयोग करो, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। तो 1976 से लेके जब से माओ का डेथ हुआ, जब डेंग जियाओपिंग केम टू पावर, टिल 2013 एंड 12, अराउंड दैट टाइम, जब तक जी जिनपिंग नहीं, चाइना बहुत ज्यादा वीक, चाइना जो था बहुत ज्यादा मीक था, मतलब आप देखिएगा तो देयर वेर नो मेजर बॉर्डर क्लैशेस, साउथ चाइना सी में इतना अग्रेसिव नहीं था, ताइवान का ऐसा कोई प्लान नहीं बनाता था कि ताइवान को इन्वेड करेंगे, ओके, ऐसा कोई ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम नहीं करता कि हम आपको मतलब ऐसे कर, चाइना इज मच मोर चैलेंजिंग। इसमें आंसर क्या लिखिएगा, अभी हाल फिलहाल में 100% टैरिफ डाला गया है चाइनीज ईवी कंपनी। चाइना इज मच मोर टेक ओरिएंटेड। यूएसएसआर में जो क्या था, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस वेर टू डिफरेंट एंटिटीज। जो मिलिट्री आरएनडी होता था वो आपका आरएनडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ शेयर नहीं करने दिया जाता था। चाइना नोज that it cannot win an arms race against United States, so it is much more aware, it is much more careful। ठीक है, हम जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे लेकिन जब हमारे पास पैसे आएंगे हम जो है ऐसे नहीं करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना भी 10 बना ले। चाइना धीरे अपने पेस पे बना रहा है, नॉट लाइक अनलाइक लाइक यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या करता था, जितना देखता था यूनाइटेड स्टेट्स के पास डिफेंस वेपन्स नहीं बना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है लेकिन इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, इसको ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। यू हैव गॉट लिमिटेड स्पेस, बहुत सारी बातें हैं, बहुत मजा आएगा लिखने में, लेकिन इमोशंस में बह के ये नहीं भूल जाना है कि 3 पन्ने हैं, 2 पन्ने हमारे पास। कॉन्साइज वे में, कॉन्साइज स्पेस में, आर्ग्यूमेंट के साथ
एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन के साथ आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 10 days. Learn how to condense your answers. Okay. Critically examine the aims and objectives of SCO. तो अब SCO क्वेश्चन आया है यहाँ पर 2021 में, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट का 2023 में। तो क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अभी जैसे आपसे आईएमओ का पूछा है, तो क्या आपसे यूएन क्लॉज का नहीं पूछ सकता है? दैट क्या अमेरिका की हिपोक्रेसी नहीं है दैट यूएन क्लॉज ज्वाइन ना करके इट सेज दैट ओके वी शुड हैव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन? सो आपसे यूएन क्लॉज पे क्वेश्चन, तो आप क्या करिएगा? अब आप जाइएगा, यूएन क्लॉज आपको आइडिया आ गया है प्रीवियस ईयर से, आप ढूंढिएगा कि एक साल में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या आर्टिकल आए हैं इंपॉर्टेंट ऑथर्स। This is the way to do current affairs, not going to current affairs and then coming to static. First see the static and then go to the current affairs. Okay. The new tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China's ambition in the Indo-Pacific region. बहुत ज्यादा आपको ना अपने आप पे कंट्रोल रखना है। चाइना का वर्ल्ड डोमिनेशन की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन। उधर अटलांटिक में मत जाइएगा, आर्कटिक में मत जाइएगा, स्पेस में नहीं जाना। यहीं पर चाइना क्या कर रहा है, ऑकुस कैसे हेल्प कर सकता है? ऑकुस क्या है? ऑकुस जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने के लिए, पहले क्या करना था, फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का डील था टू साइन द बाराकूडा बाराकूडा न्यूक्लियर सबमरीन। तो फ्रांस के साथ जैसे ही साइन होने वाला था डॉक्यूमेंट, ऑकुस आ गया। ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, और यूके यूएसए ने क्या कहा कि हम तुम्हें न्यूक्लियर सब्स देंगे। डियर ऑस्ट्रेलिया, तुम फ्रांस के साथ पार्टनरशिप मत करो, हम तुमको देंगे। ऑस्ट्रेलिया एक एंग्लोस्फेयर कंट्री है, एक फाइव आइज कंट्री है। समझते हैं ना फाइव आइज क्या होता है? फाइव आइज इज एन इंटेलिजेंस ग्रुपिंग of all the English speaking Western countries, including UK, Canada, Australia, New Zealand and the United States of America. So इन सबको मिला के ये फाइव आइज कंट्रीज जो हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को बात माननी पड़ी, फ्रांस के साथ डील कैंसिल हुई, फ्रांस गुस्सा हुआ, फ्रांस ने अपना एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया टू शो इट्स डिस्प्लेजर। सो ये जो है आपका ऑकुस, ये एक्चुअली चाइना का एम्बिशन क्या है? चाइना जो है, इट हैज बीन थ्रेटनिंग द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट विथ इट्स सबमरीन। चाइना हैज बीन बेलिजरेंट इन द साउथ चाइना सी। चाइना हैज बीन बिल्डिंग आइलैंड्स in the South China Sea. टेरिटोरियल क्लेम्स, इलेजिटिमेट टेरिटोरियल क्लेम्स करने के लिए चाइना ये काम कर रहा है। तो वही चीज आपको लिखनी है। तो आपको बोलना है कि स्ट्रेंथ क्या है और इंपैक्ट क्या है ऑकुस का। ओके, वाई ऑकुस इज नीडेड, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ। अब डब्ल्यूएचओ जो है, अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में डब्ल्यूएचओ में क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए? देखिए उस समय पैंडेमिक था तो लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस पैंडेमिक में हमें यह समझ में आया दैट देयर आर ग्लेयरिंग इरेग्युलरिटीज in the functioning of the WHO. ओके, सो ये पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, को लिखना होगा। There needs to be more accountability, there needs to be more transparency, but how? Okay, this is the reason why and this is how we can do it. All right.
इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। क्या ये क्वेश्चन सिमिलर है? वेस्ट वाला क्वेश्चन आया था। देखिए देखिए, यूपीएससी के पास ना कुछ टॉपिक्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन बैंक नहीं होते हैं। 2023 में यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया विद अ डिफरेंट वर्डिंग। अगर आपने 2020 के क्वेश्चन का मटेरियल बना के रखा होता तो 2023 में अगर आप अटेम्प्ट देते, आराम से आप आंसर कर सकते थे, है कि नहीं? थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते इधर उधर। इंडियन डायस्पोरा फिर बना लीजिए, इंडियन डायस्पोरा पे 250-300 वर्ड का, उसको 4 बार रिवाइज कीजिए, जाके एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दीजिए, आपके यूनिक पॉइंट्स होंगे, नंबर मिल जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। My work here in this module is just to show you how simple it is. Nothing more, nothing less. Okay. Only to tell you how things are done. ये देखो, ये रास्ता है, आपको बस उस रास्ते पे चल देना है। And I will show you not by, saying things which are not backed by any proof. मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा फ्रेंड? आप मेरे को बताइए यहां पर, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा that I am showing you UPSC's official question paper which has repeated questions in the span of 3 years. 3 साल के स्पैन में इन्होंने रिपीटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। वर्डिंग चेंज कर दी है। वेस्ट में इंडियन डायस्पोरा का क्या इन्फ्लुएंस है, यूएसए और यूरोप में इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? यहां ध्यान से देखो, वेस्ट में इंडियन इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट, और यहां पर क्या बोल रहा है, इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री। वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या वेस्ट का मतलब अमेरिका और यूरोपियन कंट्री होता है? वेस्ट का मतलब तो वही होता है ना। ओके। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। तो क्वाड क्या है, क्वाड क्या नहीं है? इट्स ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 2008 और 2009 और 2010। कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, हु स्टार्टेड इट? जापान स्टार्टेड इट, व्हाई इट स्टार्टेड, है ना। ओके। तो नहीं, देखो, वेस्ट जो है वो हम जनरली नहीं, मिडिल ईस्ट को नहीं बोलते। तो वेस्ट का मतलब होता है इन द जियोपॉलिटिकल टर्म्स यूएसए एंड द एंग्लोस्फेयर एंड यूरोप। वेस्टर्न, नॉट इवन ईस्टर्न यूरोप। हम यहाँ ईस्टर्न यूरोप की बात भी नहीं कर रहे। सर्बिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड की बात नहीं कर रहे। वेस्ट इज जर्मनी बियॉन्ड इज योर वेस्ट। नॉट इवन लैटिन अमेरिका इज वेस्ट। ज्योग्राफिकल सेंस में हाँ, वो तो पाकिस्तान भी वेस्ट हो गया, है ना, लेकिन जियो पॉलिटिकल सेंस में वेस्ट का मतलब है नॉर्थ अमेरिका माइनस मेक्सिको एंड ऑल द लैटिन अमेरिकन कंट्री। मतलब 2 कंट्री आया, कनाडा एंड द यूएसए, प्लस जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, पोर्चुगल, इटली। ओके, all these countries will come in your west, and the Scandinavian countries maybe that can also come. जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे विल कम इन योर वेस्टर्न कंट्री। जहां पर एस्पायर करते, कोई एस्पायर करता है बेलारूस जाने का? बेलारूस भी तो यूरोप में है। कोई एस्पायर करता है मैसिडोनिया जाने का? नहीं करता है कोई मैसिडोनिया जाने के लिए एस्पायर। पीपल एस्पायर टू गो टू जर्मनी, पीपल एस्पायर टू गो टू यूके, दे एस्पायर टू गो टू कनाडा, दे एस्पायर टू गो टू यूएसए, है ना। ओके। सो क्वाड क्या है, क्या नहीं है? इट्स नॉट एन ऑफिशियल ग्रुपिंग, इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग। इस चीज को लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सर मुझे पता है। अब ट्रेड ब्लॉक से ये मिलिट्री अलायंस बन रहा है। वाई इट नीड्स टू बी मिलिट्री अलायंस? बिकॉज अ चाइनीज थ्रेट इज लूमिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े होते और इस पे आपने थोड़ा चिंतन, आत्म मंथन किया होता, तो क्या ऑकुस वाला इन इंडो पैसिफिक, चाइनीज बेलिजरेंस इन इंडो पैसिफिक, आंसर कर सकते थे आप? हाँ, इंडो पैसिफिक वाला आंसर कर सकते थे अगर आपने क्वाड वाले पे थोड़ा सा आत्म मंथन किया होता, चिंतन किया होता, पढ़ा होता। बिल्कुल कर सकते थे। और आज भी यही फॉर्मूला है, आज भी जो है यही फॉर्मूला है। 10 साल के पेपर को एनालाइज करके नोट्स बनाओ,
उस पे करंट अफेयर्स का तड़का लगाओ, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द 4 क्वेश्चंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारों में से कोई क्वेश्चन आपका ना सुना हो सकता है तैयारी थोड़ी 19-20 की हो, लेकिन ऐसा बिल्कतई नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आपने देखा ना हो और ऑन स्पॉट आप आंसर कुछ भी बेवकूफ जैसा बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस क्लास इज ऑल अबाउट गेटिंग दोज 4 क्वेश्चंस राइट। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर द इंडो रशियन डिफेंस डील? क्या है इसमें? स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बोल रहा है। सो जब हमारा इंडो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनर होगा, सो इट कैन वर्क एज अ काउंटर टू चाइना। ओके, इट कैन वर्क एज अ काउंटर टू चाइना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी है। व्हाई? बिकॉज इट कम्स विथ इफ्स एंड बट्स। अमेरिका में कोई भी डिफेंस डील के लिए कांग्रेशनल क्लियरेंस चाहिए होता है, प्लस दे डू नॉट गिव यू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, टीओटी नहीं करते वो जनरली, वेयर एज द रशियंस दे डू टीओटी, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं टेक्नोलॉजी को, आप अपने घर में बनाइए। लाइसेंस का कॉस्ट होता है, हाल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो सुखोई बनाता है, Su-30 MKI अपने फैसिलिटी में, मतलब हर Su-30 पे वो कुछ पैसा रशिया को देता है अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम, लेकिन हम अपने अंदर बनाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग नोन एज टीओटी। अमेरिका नेवर डज इट। अब मान लो कल को हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हों, तो उस केस में क्या होगा? इन दैट केस, इन दैट केस हमारे स्पेयर पार्ट्स को अमेरिका ब्लॉक कर सकता है। रशिया के साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। फॉर वंस रशिया नेवर इंटरफेयर्स इन आर इंटरनल मैटर्स। फॉर टू, रशिया में कांग्रेशनल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील होती है, और उसके चलते रशियन सप्लाई चेन बिकम्स मोर रिलायबल। लेकिन यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, चाइना के साथ जो इंडिया का प्रॉब्लम है, चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल नॉट ओनली ऑन इंडियाज बॉर्डर बट ऑल्सो इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन नेवी थिंक्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन एज इट्स ओन बैकयार्ड, अपना ही बैकयार्ड मानती है आईओआर को। चाइना उसको चैलेंज कर रही है कि अच्छा बेटा, मैं बताता हूं तुम कैसे इसको यूनिलैटरली क्लेम कर सकते हो। इंडियन नेवी बहुत सारे ऑपरेशंस चला रही है, जिसमें वो लिटोरल जोन्स जो कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, मेडागास्कर हो गया, वहां पर हेल्प कर रही है वहां की नेवीज को, वहां के कोस्ट गार्ड्स को कैपेसिटी बिल्डिंग में। इंडिया एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, लेकिन चाइना उसको चैलेंज कर रही है। चाइना हैज गॉट अ बेस इन जिबूटी। ओके, अब यहां पर बोल रहा है कि इंडो यूएस डिफेंस डील्स कैसे हेल्प कर सकता है। इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स, बिकॉज क्योंकि इंडो यूएस सबसे पहली बात कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। द रशियन टेक्नोलॉजी इज अ जनरेशन बिहाइंड ड्यू टू अंडर फंडिंग। रशियंस के पास उतना पैसा नहीं था बीच में, तो इट हैज स्किप्ड 1 जनरेशन। आप देखेंगे उनके जितने भी S-400 S-300 वाले ये उनके सिस्टम्स हैं, जितने भी उनके सबमरीन्स हैं, उनके स्केचेस, उनका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1980s का है, जब यूएसएसआर फंक्शनिंग था। आफ्टर यूएसएसआर कोलैप्स्ड, रशियन डिफेंस इंडस्ट्री में R&D में कमी आई है, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि रशिया इज नॉट एबल टू फ्लोट इवन ए सिंगल प्रॉपर 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। द Su-57, जिसको रशिया ने बोला है कि इट इज आर Su-57, जो है हमारा 5th जनरेशन फाइटर है, उसको रशियन एयरफोर्स को जबरदस्ती खरीदवाया गया है। तो इसीलिए वो 1 जनरेशन बिहाइंड है, रिलायबल वेपन्स अब नहीं प्रोड्यूस कर रहा है उस सेंस में। अमेरिकन वेपन्स आर रिलायबल, कांस्टेंट R&D होता रहता है, तो वी गेट बेस्ट, हमारे पास बेस्ट हैंड्स, वी गेट आवर हैंड्स ऑन द बेस्ट
टॉयज दैट आर देयर। उसके बाद आप देखिएगा, तो जब यूएस के साथ हम डिफेंस डील करते हैं, तो देर इज सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स दैट ओके देर इज अ क्लाइंट विच इज गिविंग अस मनी। हम जो है उनसे जब खरीद रहे हैं तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। सिर्फ एक क्लाइंट और एक सप्लायर रिलेशनशिप नहीं होता है, वो अपग्रेड हो जाता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। सिर्फ खरीदार और ग्राहक और बेचने वाले का, खरीदार और दुकानदार का सिर्फ रिलेशन नहीं होता है, वो इवॉल्व हो जाता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ठीक है, देयर इज दिस कंट्री which is placing its trust in our weapon system, which is giving us so much money, which is creating jobs in the United States economy. Okay, it is our duty कि हम उनको हेल्प करें। ओके, सो ये सारी चीजें जो है आपको लिखना होगा। अब आप देखिएगा यहां पर सिर्फ आप बकैती करें बैठ के कि देखिए यूएस ने हमें F-18 दिया है और रशिया ने हमें Su-30 दिया है। Su-30 में 4 मिसाइल है, F-18 में 2 मिसाइल है। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं लिखना है। नहीं आता है आपको तो जो पूछा गया है उसके आसपास लिखो। इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या होगा? इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज बेलिजरेंस होगा। ये समझ रहे हो मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं? बेलिजरेंस, बाइलैटरल, ओके, कटिंग एज, नेक्स्ट जनरेशन, ऑल दीज थिंग्स हैव टू गो इनटू योर आंसर्स। ओके, ठीक है। इसराइल के साथ रिलेशनशिप, उसमें डेप्थ आई है। मोदी जी गए थे उस साल नेतन्याहू से मिलने, याद आया? उस पे क्वेश्चन इसराइल से क्या हो रहा है। तो थोड़ा ब्रॉड सोचिए सर, सिर्फ इसराइल से वेपन्स नहीं आ रहे हैं, इसराइल हमें एग्रीकल्चर में, इसराइल हमारे टूरिज्म में, इसराइली टूरिस्ट का नंबर 1 डेस्टिनेशन है सर इंडिया। गोवा, कसौल, मसूरी, ऋषिकेश, है ना। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर में मोशाव करके है, वो हेल्प कर रहा है। अभी इसराइल के साथ क्या हमारा रिलेशन है? इसराइल के साथ हमारा रिलेशन टेक में है, डिफेंस में तो है ही। ऑब्वियस पॉइंट्स को लिखना है, ऑब्वियस पॉइंट्स छोड़ना नहीं है। मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में है, R&D में है, इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं इसराइल पढ़ने। अब तो इंडियन वर्कर्स भी जा रहे हैं विथ अ गुड सैलरी, 2.5 लाख 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी जा रही है। समझ रहे हैं आप? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ रहा है इस बारे में? अब देखिए क्वेश्चन हमने पहले ही बोला था सेंट्रल एशिया पे पूछ सकता है, यहां पर ऑलरेडी पूछिए। लैटिन अमेरिका के लिए तैयार रहिएगा, लैटिन अमेरिका पे जबरदस्त क्वेश्चन आ सकता है। खनिज वाला जो है, काबिल वाला जो अग्रीमेंट है, उसके बाद आई एम श्योर कि लिथियम वगैरह पे आसपास क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का क्या एंगेजमेंट है। वहां पर आपको काट पीट के लिथियम पे आंसर लिखना पड़ेगा, एनर्जी पे आंसर लिखना पड़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा, इंडियन गुड्स के लिए मार्केट है लैटिन अमेरिका। ओके, ऑल दीज थिंग्स विल बी गोइंग इन। WTO पे, WTO में क्या रिफॉर्म्स जरूरी हैं? एम्बर बॉक्स रिफॉर्म्स। क्यों इंडिया को अपने ही फार्मर्स की हेल्प करने के लिए WTO के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है? इज द WTO फेयर ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड? इफ नॉट, देन व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स शुड बी देयर? ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी। UN इकोसॉक पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां पर समझ रहे हैं आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं सर। आप जो हैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। इसीलिए बेहतरी वहीं पर है आपकी कि पहले लिस्ट बना लीजिए इंडिया और उसके नेबरहुड के सारे कंट्री को लिख दीजिए, फिर करंट अफेयर्स पढ़िए। उल्टा करिएगा, अगर उल्टा पढ़िएगा, पहले करंट अफेयर्स पढ़ के फिर स्टैटिक पढ़ने की अगर जरूरत करिएगा, तो वहां पर मुंह के खाइएगा आप। 4 में से हो सकता है 2 भी ना बने आपसे। पहले स्टैटिक बनाइए, वैसे ही पढ़ाया जाएगा आपको इन द कमिंग डेज। स्टैटिक से करंट, नॉट करंट से स्टैटिक, ठीक है? ऑल राइट, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा IR को कैसे अप्रोच करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है इसमें तो आप मुझे बताइए प्लीज। एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज हैव? यस भाई चक्रवर्ती, प्लीज आस्क।
Do you think WTO is fair? Sorry, what is that? Do you think the World Trade Organization is fair with respect to agriculture and the in Abs- Indian context? Absolutely not. देखो, हमेशा इंडियन कंटेक्स्ट में आपको लिखना है. इट्स नॉट अबाउट माय ओपिनियन, इट्स अबाउट इंडियाज ओपिनियन. एंड इंडियाज ओपिनियन, इंडिया स्टैंड हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट दैट, इंडिया का जो स्टैंड है हमेशा कंसिस्टेंट रहा है दैट वी शुड नॉट बी लायबल फॉर सिंपल थिंग सच एज एमएसपी, विच इज जस्ट ए price support mechanism which has nothing to do with export manipulations. Okay, so ये WTO फेयर नहीं है. यहां पर भी हमें CBDR का कंसेप्ट लाना होगा. यू कैन राइट दिस थिंग. CBDR का कंसेप्ट जहां क्योटो प्रोटोकॉल वाला है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू कम इनसाइड WTO एज वेल. ओके, ऑल राइट. Okay, Advait has asked a question. If there is a question implicitly related to some current events, acknowledge. See, in the introduction, just write a line. Okay, आप एक लाइन लिख देना क्यों है. ओके, सपोज चाइना के साथ कोई इशू है या SCO में कोई इशू है. इन द इंट्रोडक्शन फेज ओनली, डोंट मेंशन इट वर्बैटिम, मतलब एज इट इज नहीं करना है. एज इट इज जो है आपको नहीं करना है, लेकिन उसके आसपास का इंट्रोडक्शन आपको दे देना है. क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इंडिया हैज ज्वाइंड इट, व्हाई इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड इट. पहले के 4-5 लाइन 6 लाइन में आपको कर लेना है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, 10 मार्क्स का है तो 2-3 लाइन में निपटा दो, बेटर रहेगा. सिंपल इंट्रोडक्शन, ओपन इंट्रोडक्शन दे दो. 15 मार्क्स का है तो थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड दे सकते हो. एक्नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि वर्बैटिम लिख देना. एक्नॉलेज का मतलब ये है दैट आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, ओके दिस इज द इशू, आई हैव रेड दिस. यू हैव टू जस्ट कन्वे टू द एग्जामिनर दैट ओके आई सी, आई नो दिस थिंग बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट. ओके, सो वो हम लोग एक बार फिगर आउट कर लेंगे इन द, एक बार जब हमारा आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम लोग फिगर आउट कर लेंगे. हाउ फॉरेन पॉलिसी गेट्स इम्पैक्टेड ड्यू टू रिड्यूस्ड मेजोरिटी फॉर बीजेपी. ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस इज मोर लाइक थोड़ा सा अलग है ना, हटके है कंपेयर टू यूपीएससी, बट आई स्टिल से सी फॉरेन पॉलिसी उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है अनलेस एंड अनटिल सम बिग टिकट इश्यूज आर देयर सच एज न्यूक्लियर डील. जब कांग्रेस का कोलिशन था, यूपीए चल रहा था, यूपीए 1 था उस समय. तो जब यूपीए 1 चल रहा था तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी विच वाज सपोर्टिंग द यूपीए, उसने बहुत हल्ला मचाया था. उसने जो है बहुत ज्यादा हल्ला मचाया था. अब जैसे एनडीए को आप देखोगे तो इसमें लाइक माइंडेड पार्टी ज्यादा है, ऐसा कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकली अपोजिट पार्टी कम है ना. इंडिया में मेजोरिटी, देयर इज नो ट्रू राइट विंग पार्टी. Even the Bharatiya Janata Party is a centrist party. You cannot say it is a rightist party, it's a center right party. The JDU is a center left party. The TDP is also a centrist party. It's neither left nor right. Okay. So India में कोई true right party नहीं है, तो इस coalition पे ज्यादा impact नहीं पड़ेगा. Because the coalition partners are ideologically similar and ज्यादा जो है reduced majority ज्यादा impactful नहीं है. बिकॉज इफ यू गाइज रिमेंबर इन यूपीए 1 कांग्रेस के 180 समथिंग सीट्स थे, तो वो बहुत ज्यादा कम मेजोरिटी था, बीजेपी की 240 है. सो वहां पर देर इज अ डिफरेंस, बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे दिस डजंट मैटर. लिखना तुम्हें, ओके, लिखना तुम्हें क्या है, बहुत ज्यादा जेनरिक आंसर्स लिखने हैं ऑन जेनरिक टॉपिक्स. इतना आपसे माथा पच्ची नहीं कराएगा. आपको प्रशांत किशोर नहीं बनना है. यू हैव टू बिकम एन आईएफएस ऑफिसर. यहां पर उसी तरीके से आपको आईएफएस ऑफिसर जैसा आंसर लिखना. आईएफएस ऑफिसर कैसा लिखता है आंसर, विदाउट एनी पॉलिटिकल इनवेंडोज, विदाउट एनी पॉलिटिकल रेफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स. ओके, ऑब्जेक्टिव आंसर्स लिखता है, वैसे ही आपको लिखना है. यूपीएससी भी आपको ऑब्जेक्टिव करेगा. there is a lot to cover, where to begin, that there is a reason you have enrolled in this module, right? There is a reason that you have enrolled in this module. Leave it to me, I'll just show you in 2 to 3 days that okay, this is the way to do things. 2 से 3 दिन में जो है आप आराम से एक पाथ पे निकल जाइएगा and you will be able to cover both
इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है।